नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी कांग्रेस के प्लान की। जी हां, लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अब युवाओं और स्थानीय नेताओं पर फोकस करने की बात कर रही है। कांग्रेस का प्लान है कि क्षेत्र की कमान अब युवाओं को दी जाएगी ताकि कार्यकर्ताओं के बीच एक पॉजिटिव संदेश जाए। हालांकि वरिष्ठों की अनदेखी न हो, उसके लिए भी उन्हें मान सम्मान मिले, इसका ध्यान भी कांग्रेस को रखना होगा। वहीं युवाओं को कमान सौंपने के प्लान पर बीजेपी कांग्रेस पर चुटकी ले रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या युवाओं को पार्टी में ज़्यादा महत्व देना कहीं गुटबाजी की वजह तो नहीं बन पाएगा? आखिर पार्टी सीनियर नेताओं को कैसे और कहां एडजस्ट करेगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की बैठक में तैयार हुआ प्लान, युवा और स्थानीय नेता पर देगी ध्यान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब युवा और स्थानीय नेता को आगे बढ़ाएगी। ये प्लान कांग्रेस की मीटिंग में दिग्गज नेताओं ने बनाया। इसका मकसद एक ही है कि युवा और स्थानीय नेताओं को क्षेत्रों की कमान दी जाए ताकि वो 24 के चुनाव में कांग्रेस के सिर जीत का सहरा बांध सके। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार प्रदेश भर में संयुक्त दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत भी जीतू पटवारी ने मंगलवार को दतिया में पीताम्बरा मंदिर में दर्शन कर की है। कांग्रेस पार्टी के जो है वरिष्ठ नेतागण दौरे पर हैं और सभी जगह जो है एक एक विधानसभा क्षेत्रवार और लोकसभा क्षेत्रवार उनके दौरे होंगे और इन दौरों में जो है वह कार्यकर्ताओं के जो संगठन के हिसाब से भी लोगों को चिन्हित किया जाएगा, लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भी चिन्हित किया जाएगा। निश्चित रूप से युवा तो आगे आ ही रहा है। हमारी तो पूरी कैबिनेट कमलनाथ जी की युवा थी, तो वो तो काम चालू है ही। कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देने के लिए युवा और पार्टी के स्थानीय चेहरों को आगे किया जाएगा। विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे जिसमें स्थानीय नेताओं को महत्व दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के लिए कोई चुनौती बन पाएगी या यूं कहें कि बीजेपी की तैयारियों के आगे कहां तक टिक पाएगी, ये तो चुनाव के नतीजों से ही तय होगा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की इस प्लानिंग पर तंज जरूर कस रही है। ये कांग्रेस पार्टी आंतरिक कलह और भीतर घात से गुजर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी मुसीबत का सबब नहीं बनेगी, क्योंकि खुद एक दूसरे के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी की कांग्रेस, उमंग श्रृंगार की कांग्रेस, कमलनाथ जी की कांग्रेस या दिग्विजय सिंह की कांग्रेस, किसकी कांग्रेस है पहले ये तय कर ले, उसके बाद ये समीक्षा और बैठकें करें। भले ही कांग्रेस युवा और स्थानीय नेताओं के चेहरे को आगे कर एकजुटता दिखाने की कोशिश करे, लेकिन क्या सच में कांग्रेस एकजुट हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सीनियर नेताओं से ज्यादा महत्व अगर युवाओं को मिला तो क्या उन इलाकों में गुटबाजी और नहीं बढ़ेगी? और क्या विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को भीतर घात का शिकार होना पड़ेगा? खैर, गुटबाजी पर कार्रवाई का दावा करने वाली कांग्रेस युवा और स्थानीय नेताओं को आगे कर कैसे सीनियर नेताओं को एडजस्ट करेगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और जिस प्रकार कांग्रेस में हम तैयारियां देख रहे हैं और जो दावे देख रहे हैं, तो अदम गोंडवी का जो कविता का एक बड़ा शेर बड़ा प्रसिद्ध है, जो आपने भी सुना होगा कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तो जब पार्टी के पास 230 सीटें थी विधानसभा की, और तब भी कहा जा रहा था युवाओं को मौका दिया जाएगा, और जिनको मिला उनमें से 90% हार गए, उसमें खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। तो अब ऐसे में जो 29 सीटें बच रही लोकसभा की, तो लग रहा है कि कांग्रेस युवाओं को मौका दे पाएगी, वो भी तब जिस प्रकार से हमने उनकी कमेटियां देखी बनाई गई हैं, या फिर से जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह सक्रिय हो गए हैं, कमलनाथ कह रहे हैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। देखिए मनोज जी, खास बात ये है कि योजना बनाना और योजनाओं के क्रियान्वयन करना, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना आज की तारीख में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के मानस में आप क्या बदलाव ला पाते हैं। जिस प्रकार का मानस बना हुआ है उस मानस के अंदर सेंधमारी करना बहुत कठिन काम दिखाई देता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं अपनी बात शुरू करूंगा जी कि जिस तरीके से लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से एक पर्यटन को वैश्विक बनाने का प्रयास किया और मालदीव में उसको लेकर के जो भाषा और विरोध हुआ, हम सबको मालूम है कि ना तो सरकार की प्रतिक्रिया आई और ना प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आई, ना कोई मंत्री बोला। उससे पहले ही फिल्म स्टार, उद्योगपति, पर्यटक क्षेत्र में जाने वाले लोग और यहाँ तक कि एजेंसियों ने भी मालदीव का बाइकआउट करना प्रारंभ कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो काम प्रधानमंत्री के माध्यम से किए जा रहे हैं वो जन कनेक्टिविटी वाले सारे काम हैं। ऐसे में आप जब तक अपनी तरफ से जन कनेक्टिविटी नहीं करोगे तब तक आप कमेटियां बनाते रहिए, नारे देते रहिए, गठबंधन बनाते रहिए, इनका कोई बहुत प्रभाव होने वाला नहीं है। आज जरूरत जो है विपक्ष के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि विपक्ष स्पष्ट करे कि वह भारत का निर्माण किस प्रकार से करना चाहता है। आज प्रधानमंत्री यानी बीजेपी की तरफ से स्पष्ट बताया हुआ है कि हम सांस्कृतिक उत्थान करेंगे, लेकिन उस सांस्कृतिक उत्थान के अंदर भी पर्यटन यानी धार्मिक पर्यटन शामिल रहेगा, जिसके कारण आम व्यक्ति की जो आमदनी है उसका लाभ होगा और भारत की अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। उन्होंने ये स्पष्ट कर रखा है कि हमारी आतंकवाद के प्रति कैसी नीति है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर रखा है कि बाकी मुद्दों पर, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े हों, चाहे सुरक्षा से जुड़े हों, चाहे हमारे कूटनीतिक मामले हों या अदर्स हों, उन सारे मामलों को लेकर के एक स्पष्ट नीति और कार्यक्रम है। ऐसा ही स्पष्ट नीति और कार्यक्रम यदि विपक्ष या गठबंधन विपक्ष के गठबंधन की तरफ से आता है तब जनता विचार करना प्रारंभ करेगी। आज चाहे कांग्रेस कुछ भी कर ले उसका इतना असर नहीं होने वाला। कारण एक और मैं आपको अंत में बताऊं मनोज जी कि यदि आपके अंदर सब क्षमता दिखाई दे रही है, मान लो हम ये मान के चलें कि हमारे दोनों युवा नेता और अच्छा फायर ब्रांड काम करने वाले हैं, चाहे हम जीतू पटवारी साहब की बात करें या उमंगतार साहब की बात करें, ये दोनों के दोनों ऊर्जावान हैं और खूब मेहनत करने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये दिन भर में जितनी मेहनत करके शाम को घर आएंगे, राहुल गांधी जी का एक आवाज जो है वो उसके सारे को ध्वस्त कर देगी। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को संभालने के लिए आपको एक प्रकार से पूरी ओवरहालिंग करने की जरूरत है। उसके बाद कुछ होगा। विधानसभा में हमने आखिरी दिन तक ये सुना था, आखिरी दिन जब मतगणना हो रही थी, थोड़ी देर बाद देखिए हमारी सरकार बन रही है, थोड़ी देर बाद देखिए हमारी सरकार बन रही है। नहीं बनी क्योंकि जनता ने वोट नहीं दिए। अब आप ईवीएम के नाम पर रो लो या गा लो, भजन पर गा लो या सत्संग कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जब कमलनाथ जी जैसा दिग्गज नेता ये कहे कि मेरे से एक कैंडिडेट ने आकर के कहा कि मेरे गांव के 50 वोट भी नहीं मिले मतदान केंद्र से, आप बताइए उन 50 लोगों में से एक व्यक्ति भी सामने नहीं आया जिसने आके ये कहा मैंने वोट दिया था और मेरे वोट जो है नहीं मिले। अब आपके बोल देने से और जनता के बोल देने में बेसिक अंतर है। बस मैं अंत में यही बात समझाना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे मित्रों को कि भाई आप तो कितनी ही उछल कूद कर लीजिए, आप तो टहनी दौड़ करके अपनी जो है बता दीजिए कि मेरी काम करने में कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन फल तो तभी मिलेगा ना जब जनता आपको पसंद करना प्रारंभ करे। बिल्कुल। तो ब्रिजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि पिछले लोकसभा में भी हमने देखा था कि भिंड है या तमाम जगह कांग्रेस ने प्रयोग किया था, युवा चेहरों पे दाव लगाया था, लेकिन वहाँ भी उनसे चूक हो गई थी। हालांकि हमने देखा कि नकुलनाथ युवा चेहरे ही मान सकते हैं, वो चुनाव जीत गए थे, इकलौते एकमात्र वही थे। और सिंधिया जैसे युवा चेहरे भी चुनाव हार गए थे। और अब फिर से वही युवाओं की बात हो रही है कि पहले एक बात हो रही थी कि सज्जन सिंह वर्मा से लेकर जयवर्धन सिंह तक कह रहे थे कि फरवरी में या जनवरी के अंत तक चेहरे घोषित कर देंगे। अब युवाओं की बात की जा रही है। और कुछ ये भी है कि जो चुनाव हार गए उनको एडजस्टमेंट कर लिया जाए लोकसभा में। तो ये आखिर जो एडजस्टमेंट की राजनीति वो कितनी भारी पड़ती नजर आ रही कांग्रेस पर? देखिए मनोज जी, कांग्रेस पे भारी ही ये एडजस्टमेंट की राजनीति पड़ती रही है हमेशा। आपने यदि विधानसभा में देखा, हार जाते हैं तो लोकसभा का टिकट दे देते हैं। जो विधानसभा में नहीं जीता वो लोकसभा में क्या जीतेगा। दूसरी बात, नए लोगों को मौका देना। निश्चित तौर पर अभी कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, जितना खोना थी खो चुकी है। मध्य प्रदेश में 28 लोकसभा सीटें वो हार चुकी है, एकमात्र सीट जीती है। तो उसके लिए तो एक तरह से खुला आसमान है कि वो उसको जो मिल जाए वो प्लस ही रहेगा, माइनस तो
यदि एक भी हो जाती है तो उस पर कोई बुरा वो नहीं होगा कि माइनस हो गई तो। लेकिन जो युवाओं को आगे लाने की, मुझे लगता है कि इसका दीर्घकालीन इसका फायदा हो सकता है। अभी आप इसको देखें कि जीतू पटवारी को युवा को कमान से दी, उमंग सिंगार को, हेमंत कटारे को, इससे यदि हम उम्मीद करें इन तीनों युवाओं से कि ये लोकसभा में कोई चमत्कार कर देंगे, तो कोई उनके पास जादू की छड़ी तो है नहीं है। और दूसरी उनकी ही पार्टी में उनकी टांग खींचने वाले बड़े नेता, बड़े धुरंधर हैं जो चाहेंगे कि वो एक तरह से असफल हो जाएं। तो ये तो कहीं ना कहीं आला कमान की नज़र में भी होगा, जब उनको नेतृत्व दिया होगा, कि अभी उनसे इतनी भारी उम्मीद की जाना बेमानी होगा। लेकिन यदि वो कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को फायदा होगा। हो सकता है वोट प्रतिशत में ही फायदा हो जाए। यदि फायदा तो तब गिनाया जाता है ना मनोज जी, जब परिणाम आएंगे तब कहा जाता है कि अपने हक में। कोई ये नुकसान नहीं गिनाता है। जब हम कांग्रेस हार चुकी है, आप देखिए लगातार हार रही है, इसके बावजूद अब उनसे पूछो तो वो कहेंगे हमारा वोट परसेंट उतना ही है, हम हारे बहुत कम मुकाबले। तो वो अपनी देखिए अपने लिए गली तो निकाल ही लेते हैं। जो रही बात कि युवाओं को आज मौका देंगे, तो क्या जो बड़े नेता हैं वो आसानी से घर बैठ जाएंगे? सज्जन सिंह वर्मा की बात कर लीजिए, हम बाकी के अलग नेताओं की बात कर लीजिए जो धुरंधर कहे जाते हैं, जो अपने आप को, चाहे अरुण यादव की बात कर लीजिए, चाहे लक्ष्मण सिंह की बात कर लीजिए, क्या इनको कांग्रेस टिकट देगी या इनके टिकट काटेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है मनोज जी। क्या अरुण यादव के आप टिकट काट दो, क्या युवा को किसी को दे दोगे मौका, या फिर आप लक्ष्मण सिंह का टिकट काट दोगे? यदि हालांकि अरुण यादव भी युवा की गिनती में ही है, युवा की गिनती में आते हैं। और आप देखिए कि किस तरह से आप बाकी के जो बड़े नेता, क्या उनकी भूमिका क्या रहेगी चुनाव में टिकट वितरण को लेकर? कमेटी में तो आपने दिग्विजय सिंह को भी रख दिया, कमेटी में तो आपने कमलनाथ जी को भी रख दिया, तो क्या इतने फ्री हैंड हैं? और जब गठबंधन की बात हो रही तो गठबंधन का भी तो कुछ सुनवाई होगी ना मध्य प्रदेश में। जिस तरह से अब कमलनाथ ने कह दिया था अखिलेश वखिलेश को छोड़िए, तो क्या लोकसभा चुनाव में आप जो आपके गठबंधन सहयोगी हैं उनको किनारे कर सकते हैं? क्या आप उनसे बात नहीं करेंगे? भले ही मध्य प्रदेश में कहो आप कि उनका कोई वजूद नहीं है, आज की तारीख में कह सकते हो कि 2023 में तो उन्होंने कोई एक सीट भी नहीं ले पाए, तो उनका क्या वजूद है, हम यहाँ क्यों बात करें? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ जगह पर आपका वजूद नहीं है। यदि हम उत्तर प्रदेश चले जाए तो कांग्रेस से कहे दल है, निषाद पार्टी, वो साथ लेके चल रहे हैं सबको। निश्चित तौर पर मनोज जी, तो क्या कांग्रेस उतना साथ लेके चल तो मध्य प्रदेश की जो इकाई है उसकी भूमिका तो मुझे लगता है कि सिर्फ यश सर वाली है, और जो मौजूदा नेतृत्व है वो अभी ऐसा कुछ जोखिम भी नहीं लेना चाहेगा, या वो ये नहीं कहना चाहेगा कि इनके टिकट काटिए इनके। वो कोशिश ये करेगा कि एक भी प्लस हो जाए तो हमारी कम से कम ये हो जाए कि युवाओं को जो मौका दिया था वो बेहतर तरीके आज की तारीख में वो अच्छा मेहनत करेंगे। हमने देखा अरुण यादव ने, अजय सिंह ने एक समय मेहनत की थी, तो आप देखिए किस तरह से परिणाम आए थे। भले ही उनसे पहले जो उनको श्रेय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था 2018 में, लेकिन ये युवा यदि अब मेहनत करेंगे आज से, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो हम बात कर रहे हैं 40% तो आज मिला ही है उनको। यदि ये युवा मेहनत करेंगे तो हो सकता है अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन ये भी तो लेकिन देखना, तत्काल फायदेमंद, लेकिन लेकिन 5 तब साल तक का वो वक्त टिक है ना। पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, उनको पार्टी किनारे कर देगी क्या? जिस तरह से अरुण यादव क्योंकि ने हमने कब देखा। किसका हृदय परिवर्तन हो जाए। आज ही कार्ति चिदम्बरम ने पीएम की प्रशंसा की है और उसके बाद उनको नोटिस दे दिया कांग्रेस ने, तो ये भी एक संकट है कांग्रेस के संग। तो शर्मा जी, एक और चीज़ है कि जो विधानसभा चुनाव हार गए हैं वो कमान संभाला है जिताने की, और जो प्रभारी बनाए गए हैं उनकी नैया खुद 2 बार जितेंद्र सिंह की भवन में फंस चुकी थी चुनावी, वो प्रभारी बना दिए गए हैं। और अगल बगल में जो लोग बैठे हैं, एक के खाते में क्रेडिट है कि भोपाल से वो 4.5 लाख से चुनाव हार गए हैं और दूसरे के नेतृत्व में पार्टी चुनाव हार गई थी। अब सवाल ये है कि फिर चुनाव के वो चेहरे कौन से होंगे? अगर हम भोपाल की बात कर लें कि कांग्रेस से किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, विदिशा की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, ग्वालियर की बात कर लें, ऐसे तमाम सारे जो बीजेपी के गढ़ हैं, उज्जैन हो गया है, मंदसौर हो गया है, वहाँ चेहरे कहाँ से लाएगी कांग्रेस? भले नए चेहरों पे बात करें। नहीं, जिस तरीके से आप देखिए, थोड़ा सा राजनीतिक रूप से हम इसमें थोड़ा सा बोलेंगे, और वो ये है कि जैसे मान लो एकदम से नरेला में एक चेहरा आया, ठीक है, चुनाव लंबे वोटों से हारा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने फाइट देने की कोशिश की। तो यदि कांग्रेस ने इस प्रकार के चेहरे ढूंढने का प्रयास किया, जो चेहरे जनता के बीच आते जाते हैं, वो नेता की चाकरी कितनी करते हैं एक अलग विषय है, लेकिन जनता के बीच में यदि घूमने फिरने वाले, परिश्रम करने वाले, सुख दुख में शामिल होने वाले लोग यदि सामने लाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा होता है। क्योंकि कई बार आदमी ये सोच करके वोट देता है कि यार हमारे बीच का बालक है, दिन भर हमारे साथ काम करता रहा, आज यदि इसको पार्टी ने टिकट दिया है तो चलो थोड़ा बहुत मदद कर दो, तो 2-4% वोटों का परिवर्तन हो जाता है। इन सब के बावजूद भी ये तो करना पड़ेगा ना कि जिसको आप फेस बना रहे हो,
चाहे आप जीतू पटवारी जी को फेस बनाओ, चाहे ये फेस बनाओ, ये युवा और ऊर्जावान हो सकते हैं, लेकिन जनता को मोबिलाइज करने और मोटिवेट करने वाली क्षमता ये क्या सबसे बड़ा सवाल है ना। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये हो रहा है कि आपकी वॉइस को नीचे तक पहुंचा करके आपको नेता बनाने वाला कौन है? क्योंकि मैं हमेशा एक बात का मैंने एनालिसिस किया है, मनोज जी आप लोग और ब्रजेश दोनों सहमत होंगे कि भाजपा जिस कार्यकर्ता को कंधे पर उठा लेती है वो नेता हो जाता है। आप शिवराज जी का उदाहरण देख लीजिए। शिवराज जी तो केंद्रीय कार्यालय में काम कर मतलब पदाधिकारी थे, बिल्कुल। उनने मध्य प्रदेश की राजनीति में कब ऐसा किया था? लेकिन जब उनको जिम्मेदारी दी गई और पूरी भाजपा उनके पीछे खड़ी हुई, तब वो एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में है, अभी हटे हैं। आपने बीडी शर्मा जी को देख लीजिए, वो तो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, लेकिन आज भाजपा में आए और भाजपा में आकर ने उन्हें जो परिश्रम किया और कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मोबिलाइज किया और अपने साथ खड़ा किया, वो आज मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए, बड़े नेता हो गए। जिस जातिगण समीकरण नहीं होता और पिछड़े को हटा करके पिछड़े का फार्मूला नहीं होता, तो बीडी शर्मा जी बिल्कुल, तो भजन लाल की जगह वीडी शर्मा भी हो सकते थे, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बीडी शर्मा हो जाते, वहां जो है किसी आदिवासी को उसको दे देते, ओबीसी को दे देते। तो ये जो है क्षमता होना चाहिए। अब कांग्रेस में जो नेता होता है वो होता है कि जो बड़ा छत्रप पैसे बांटने की ताकत रखता हो और अपने समर्थक पैदा करने की ताकत रखता हो, वो आदमी कांग्रेस का नेता बनता है। अब कांग्रेस भाजपा के पैटर्न पर चलेगी कि कार्यकर्ता उसे उठा लेंगे, तो कार्यकर्ता को चवन्नी का फायदा नहीं होगा, तो कार्यकर्ता का। लेकिन उसमें भी संकट है ना शर्मा जी। जैसे एक उदाहरण है, 2-3 अशोक सिंह ये हर तरह से सक्षम थे, 3 लगातार चुनाव हारे हैं ग्वालियर से, और हारने के बाद भी जब कांग्रेस की सरकार बनती तो पहली नियुक्ति उन्हीं की होती है। अपेक्स बैंक के प्रशासक बना दिए जाते हैं, वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। अजय सिंह को 2-2 बार मौके मिलते हैं। पंकज संघवी की बात कर ले हम इंदौर में, या दिग्विजय सिंह इतना बड़ा चेहरा थे, या राजकुमार पटेल विदिशा में हमने देखा है। देखिए मनो, आपकी बात से मैं सहमत हूं और मैं असहमत होने के बाद ये बात कहना चाहता हूं। मेरी सहमति के बाद ये बात है कि ये नेता बन गए हैं परंतु जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाए। यही तो सवाल है। मैंने दोनों चीजें कही है कि जनता में लोकप्रिय होने के लिए आपको जनता के सामने खटना पड़ता है, लगना पड़ता है, मेहनत करते हुए दिखना पड़ता है। आप देखिए बीडी शर्मा हो या शिवराज सिंह चौहान हो या मोहन यादव जी भी आज की तारीख में हो, आप सुबह देखिए 7 बजे से वो तो मार्केट में आ जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। उनने अपना कामकाज फैलाना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में जाकर के बातें करना चालू कर दी। भाई यदि आप विपक्ष में हैं तो आप विपक्ष जैसी बातें करिए, जब आप सत्ता में हैं तो सत्ता पक्ष जैसी बातें करिए। दिक्कत ये हो रही है कि आप इतना बड़ा प्लान बना करके चलते हैं और दरअसल कुछ होता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नुकसान होता है। अब आप देख लीजिए, जैसा अभी ब्रजेश जी ने भी कहा और आपने भी कहा कि ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में तो अखिलेश बखलेश बोल देते हो, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में जाते हो तो आप 10, 12, 15 सीटें मांगने की पोजीशन में आ जाते हो। बिहार में जाते हो आप 11 सीटें मांगने की कोशिश करते हो। तो आप अपने आप को ये सिद्ध नहीं कर पा रहे कि आप लीडर हो इंडी गठबंधन के। जिस दिन आप ये सिद्ध कर, क्योंकि आपने नेतृत्व करने की जो है बंगलुरु से कोशिश की थी, तो आपके खिलाफ लोग खड़े हो गए, गठबंधन के लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए। ममता बनर्जी ने अपना खेल खेल दिया, केजरीवाल ने अपना खेल खेल दिया, और आप मध्य प्रदेश में उस खेल का कैसे कंट्रोल करोगे ये आपको अभी तक तय नहीं कर पा रहे। तो लोकसभा चुनाव के लिए और लोकसभा चुनाव के बारे में तो मनोज जी स्पष्ट मत है कि नरेंद्र मोदी की बराबरी में ठहरने के लिए इस समय हिंदुस्तान में कोई दूसरा नेता नहीं है। आपको 2 रास्ते निकालना पड़ेंगे, या तो नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा या नरेंद्र मोदी के चेहरे को गंदा करने की बजाय उसके बराबर का विजन देना पड़ेगा और उनकी कमियां बताना पड़ेंगी। ये 3 सूत्र हैं। और मुझे लगता है ब्रजेश जी ये सूत्र तो कांग्रेस को भी पता होंगे, लेकिन सवाल यही है ना कि जब आप लगातार चुनाव हार रहे हैं तो एक रिस्क और ले लीजिए कि ठीक है इस बार युवा चेहरों पर ही दाव लगा दीजिए। निश्चित तौर पर मनोज जी, आपको भविष्य की लीडरशिप तैयार करना है तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। यदि आप उन्हीं लोगों पर दाव लगाओगे, बूढ़े बैल से खेती करोगे, तो वही हश्र होगा जो हम बार बार कह रहे हैं। क्या आप इन चेहरे पर ये चेहरे, वो भी तब जब आपके पास ना बीज ढंग का ना खाद। बिल्कुल, तो आप देखिएगा आपको भविष्य के लिए लीडरशिप तो तैयार करना पड़ेगी। निश्चित तौर पर आज वो हार का सामना करेंगी। जो रिस्क बीजेपी ने उठाया तो आप देखिए उसके परिणाम उनके
फेवर में गए, प्लस में। चाहे उनने पूरे मध्य प्रदेश की इकाई को, जब हम कहते थे कि पूरी युवा इकाई को कर दिया, तो आप देखिए वोट प्रतिशत बढ़ाने में उस युवाओं ने कितना जोश लगाया। तो आपने संगठन को कितना मजबूत कर दिया, पूरे देश की दिल्ली में उसकी प्रशंसा हुई दिल्ली में कि आपने वोट प्रतिशत बढ़ाने में संगठन की क्या भूमिका है। तो यदि आप युवाओं को आज मौका दोगे संगठन में, तो वो ज्यादा जोश से काम करेंगे, उनको उनका भविष्य दिख रहा है, राजनीतिक भविष्य देखते हुए वो यदि मेहनत करेंगे। बुजुर्गों का क्या है, उन्होंने तो पा लिया जितना पाना था। कमलनाथ जी से आप मेहनत करने की कोशिश करोगे कि वो मेहनत करें बहुत, उनको क्या पाना है, जो पाना थी पा चुके हैं। वो मेहनत करेंगे तो वो इसलिए कर रहे हैं कि नकुलनाथ का भविष्य बन जाए। दिग्विजय सिंह से क्या उम्मीद कर सकते हो आप? तो आपको उन नेताओं को आगे लाना पड़ेगा, नई पीढ़ी को, और वो लाई है कांग्रेस। तो उसका हमने फायदा देखा, चाहे कुणाल चौधरी हो, इस बार भले ही हार गए हो, चाहे जीतू पटवारी हो, जिन युवाओं पर दाव लगाया, विपिन बानखेड़े हैं, ओमकार मरकाम है, तो जिन युवाओं पर दाव खेला, तो एक भविष्य की लीडरशिप तैयार हुई है ना। तो आपको भविष्य की लीडरशिप तैयार करने के लिए ये रिस्क उठाना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाई अब ये जीत सकते हैं, जीत की संभावना है। ये तो दाव चल दिया आपने जो कुछ। अब आपको युवाओं को खड़ा करना पड़ेगा, ताकि आज भले ही आपको वो सफलता ना मिले, लेकिन भविष्य के लीडर तैयार होंगे, भविष्य के लीडर तैयार होंगे तो आपका भविष्य, पार्टी का भविष्य बेहतर होगा। तो मुझे लगता है इस रिस्क लेने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा कर पाती, ऐसी हिम्मत जुटा पाती है? निश्चित तौर पर उसमें थोड़ा संदेह है। यदि वो 80 साल के 85 साल के खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? क्या उनको कोई युवा नहीं मिला जो ज़्यादा मेहनत कर सकता है? लेकिन जातिगत समीकरण को देखती है कांग्रेस, किस तरह से उसको ये लगता है कि अपनी मुट्ठी में, रिमोट किसी के हाथ में रहे, संगठन का नेतृत्व कोई और कर रहा हो नाम के लिए कागजों में। तो यदि उस वाली पद्धति से आप नहीं निकल पाओगे, तो ऐसा रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति पर रिस्क ले लें कि जो आपके दरबारी हो। तो दरबारी से काम नहीं चलेगा, यहाँ मेहनत वाले से काम चलेगा। जी आजकल तो स्थिति बदल गई ना। जब दूरदर्शन का शुरुआती दौर था तो हम देखते थे एक कार्यक्रम दिन में 24 घंटे में 6 बार रिपीट होता था, लेकिन अब चैनलों की भरमार है, तो रिपीट कार्यक्रम कोई नहीं देखेगा ना। कांग्रेस का दूसरा रिमोट है उसके हाथ में, वो दूसरा चैनल लगा लेगा। तो आप देखिए, आप युवाओं को देखिए ना, किस तरह से कांग्रेस छोड़ कर जा रहा है। वजह ही वही है ना कि आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। किस तरह, कब तक दबा के उछला कर रखोगे आप? चाहे सचिन पायलट हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा उदाहरण है, ऐसे बड़े कई उदाहरण हैं। आप देखिए असम के सीएम को देख लीजिए आप। तो आप ये परिस्थितियां क्यों निर्मित करते हैं? आप उनको मौका नहीं देते। जिनमें काबिलियत है उसकी काबिलियत को आप दबाओगे, इसलिए क्योंकि आपको परिवारवाद को आगे बढ़ाना है, आपको किसी और नेता को जिसमें उतनी क्षमता नहीं है उसको आगे ले जाना है। तो जो क्षमतावान होगा वो जिसी तरह से चैनल बदलता है ना, उसी तरह से पार्टी बदल लेगा। बिल्कुल जी शर्मा जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि खड़गे जी को आपने अध्यक्ष इसलिए बनाया है कि उसके अंडर में काम करने वाला मीडिया विभाग का प्रमुख महासचिव जो है जयराम रमेश, उनके आगे से माइक उठा करके कह देता हो गया बस बंद करिए। आप जब अध्यक्ष की हैसियत सार्वजनिक रूप से ये बताओगे तब आप क्या उम्मीद करोगे? सबको मालूम है कि खड़गे साहब दलित हैं और एक दलित के आगे से इस तरह माइक उठा करके अपमानित किया जाएगा, तो ये समझ में ही आता है कि गांधी परिवार जो है वो दलितों का अपमान करने का आदी है। चाहे सीताराम केसरी को जो है रातों रात निकाल देना हो, चाहे खड़गे साहब के सामने से माइक उठा देना हो। तो ये परिस्थितियां जब आप अरुण यादव को क्यों भूल रहे हैं कि चाहे भोपाल हो चाहे जबलपुर, उनके खिलाफ मंच से कांग्रेसी लोग नारे लगा देते थे। फिर यही मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है संदेश क्या देना चाहते हो? आपके संदेश को जनता पढ़ रही है और जनता आपके संदेश के बाद अट्रैक्टिव होगी, आप अट्रैक्ट होगी कि वो जो है आपके प्रति आकर्षण दे रही है या नहीं दे रही है, उसको तब तय करना है। अब आप तो संदेश तो खुद ही उल्टे दे रहे हैं। जनता तो संदेश पढ़ रही है, लेकिन अब कांग्रेस संदेश पढ़ेगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा। वो क्या पढ़ती है ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तो हम समय देख रहे हैं और समय कह रहा है कि अब इजाज़त नहीं इस चर्चा को बढ़ाने की। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर युवाओं को कमान की प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कागज़ पे जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब पता लगेगा कि कितना कारगर होगा। हालांकि कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है पीढ़ी परिवर्तन के, और एक साहस दिखाया अभी ये केंद्रीय नेतृत्व में कि कमलनाथ को किनारे किया, दिग्विजय सिंह को, और जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे से युवाओं को आगे लाए हैं। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में भी युवाओं पर ये दाव कांग्रेस चल पाएगी और क्या ये दाव सक्सेस हो पाएगा? क्योंकि जो बुजुर्ग नेता हैं वो कांग्रेस के इतनी जल्दी से वो हार मानने को तैयार नहीं है, और यही कायद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या भी है और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।